सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग एक साथ वोट डालते हैं। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स आबादी के लिए एकदम निष्पक्ष चुनाव आखिर होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है उस एक दस्तावेज में जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है, हमारा भारतीय संविधान। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स। मतलब अगर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की पूरी आबादी को मिला भी दें तो भी ये नंबर ज्यादा है। अब इतने बड़े स्केल पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना, सोचिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस जबरदस्त चुनावी प्रक्रिया को भरोसेमंद कैसे बनाया जाता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारे पास जो ये पक्का करता है कि हर एक वोट की गिनती हो और पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष रहे। और देखिए, इसका जवाब किसी एक कानून या किसी एक इंसान में नहीं है। इसका जवाब तो देश के सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज यानी भारत के संविधान में ही छिपा है। असल में यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी को गाइड करता है। संविधान का जो पार्ट 15 है ना, वो पूरा का पूरा इलेक्शंस पर ही फोकस्ड है। और इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, इन्हें भारतीय लोकतंत्र के 4 मजबूत पिलर्स कहा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी पिलर ये है एक इंडिपेंडेंट गार्जियन, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। यही वो संस्था है जिसके कंधों पर इस पूरी इतनी बड़ी प्रक्रिया को चलाने की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट से लेकर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली तक सभी चुनावों के सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल की पूरी पावर देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो चुनाव के मैदान का असली अंपायर यही कमीशन है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? संविधान इलेक्शन कमीशन को सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद रखता है। ये एक पूरी तरह से ऑटोनमस बॉडी है और फेयर इलेक्शंस के लिए इसकी ये आज़ादी, ये इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आज़ादी है ना, ये सिर्फ कागज़ों पर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है जो कमीशन को किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाकर रखती है। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, और ये जुड़ा है डेमोक्रेसी की सबसे फंडामेंटल पावर से, यानी वोटर की पावर, जिसे हम मताधिकार या सफ्रेज कहते हैं। देखिए, आर्टिकल 325 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि वोटर लिस्ट में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, रेस या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब हर एलिजिबल सिटीजन के लिए एक ही कॉमन वोटर लिस्ट होगी। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को और भी मजबूत बनाता है। और फिर आता है आर्टिकल 326। इसे तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा यानी द वेरी सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही वो आर्टिकल है जो देश के हर अडल्ट सिटीजन को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देता है। और यही वो पावर है जिससे सरकारें बनती भी हैं और बदल भी जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जब संविधान लागू हुआ था तब वोटिंग एज 21 साल थी, लेकिन 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। और इससे क्या हुआ? इससे देश के करोड़ों और युवाओं को डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाने का मौका मिल गया। चलिए अब अपने तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो है चुनावों की रूल बुक। भाई जाहिर सी बात है, इतने बड़े इवेंट के लिए एक मजबूत रूल बुक तो चाहिए ही होगी। तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है। स्टेप 2, पार्लियामेंट इस पावर का इस्तेमाल करके कानून बनाती है। और स्टेप 3, इसी से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जैसे जरूरी कानून बनते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस के हर छोटे बड़े पहलू को गवर्न करते हैं। और अब बारी है हमारे आखिरी यानी चौथे पिलर की। ये एक तरह का जुडिशियल शील्ड है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो ये पक्का करता है कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस स्मूथली बिना किसी रुकावट के चलता रहे। आर्टिकल 329 एक बहुत ही जरूरी सेफगार्ड है। ये कहता है कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर कोर्ट्स उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। इसका मकसद क्या है?
मकसद ये है कि लीगल चैलेंजेस की वजह से इलेक्शन में कोई देरी ना हो। और ये प्रिंसिपल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री तय करना हो, जिसे डिलिमिटेशन या परिसीमन कहते हैं, या फिर सीटों का अलॉटमेंट हो। एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो इन मामलों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि चुनावी गड़बड़ियों को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक प्रॉपर कानूनी तरीका है जिसे इलेक्शन पिटिशन कहते हैं। लेकिन ये पिटिशन इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही हाईकोर्ट में फाइल की जा सकती है, उससे पहले नहीं। तो इन शॉर्ट यही वो 4 पिलर्स हैं। एक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सभी के लिए बराबर वोटिंग राइट्स, पार्लियामेंट के बनाए डिटेल्ड कानून और एक जुडिशियल शील्ड। ये सब मिलकर वो मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। ये पूरा फ्रेमवर्क पिछले 75 सालों से भारत की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और नए नए चैलेंजेस हैं, क्या ये संवैधानिक ढांचा भविष्य में भी हमारे लोकतंत्र को उतनी ही मजबूती से सेफगार्ड कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।